वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 की एसएसटी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है प्रैक्टिस पेपर की डीओ की तरफ से जो इश्यू किया गया है। 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 80 मार्क्स का होगा। सेम पेपर का पैटर्न आपको ऐसे देखने का मिलेगा। जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं ना, उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के हैं या किसी और स्टेट के, वो भी देख सकते हैं अगर उनके स्कूल में एनसीईआरटी को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, इस बार जो पेपर का पैटर्न है ना, पता है क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। इस बार बहुत बेनिफिट कर दिया गया। अब जैसे बच्चों को ना परेशानी होती थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन कौन सा है, जियोग्राफी का क्वेश्चन कौन सा है, तो अब ये कन्फ्यूजन दूर कर दी गई है। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे एक साथ मिलेंगे, जियोग्राफी के एक साथ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के एक साथ, पॉलिटिकल के एक साथ। तो जिस बच्चे को जो अच्छे से सेक्शन आता होगा ना, वो बच्चा अच्छे से पहले कर सकता है। पर एक सेक्शन के क्वेश्चन एक साथ कीजिएगा, ठीक है। और मैप वर्क जो है बता रखा है 5 मार्क्स का है, ठीक है। हिस्ट्री का 2 मार्क्स का है और ज्योग्राफी का 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन ए में हिस्ट्री है, तो पहला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये लिखी थी जॉन लॉक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पता लगाना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दे रखी है। आपको यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ट्रू दे रखी हैं, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 3 मार्च 1933 में डिक्टेटरशिप वाज स्टैब्लिश्ड इन जर्मनी बाय द इनेबलिंग एक्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो तानाशाही है ना, वो स्थापना इसकी कर दी गई थी इनेबलिंग एक्ट के द्वारा। और 28 फरवरी को 1933 में सिविल राइट इन जर्मनी में सस्पेंड कर दिए गए थे, ठीक है। और ये किसने करे थे? ये करे थे फायर डिग्री के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर ये कह रहा है कि 30 जनवरी 1933 में ही जो प्रेसिडेंट है हिंडनबर्ग के, उन्होंने अपॉइंट किया था हिटलर को एक चांसलर के रूप में, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वाज चेंज टू। जो बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, ठीक है। देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन पर है। यहाँ पर बोला गया कि आपको अरेंज करना है इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि लाइन से लगाना है। अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन सी इवेंट कब हुई थी, तो हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, लुई 16 जो है वो किंग ऑफ फ्रांस कब बना था? तो 1774 में। एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म कब हुआ था? तो जो फ्यूडलिज्म है ना, उसका जो एंड है ना, वो 8 मतलब अगस्त के महीने में हुआ था, 1789 में। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली है ना, ये कब बनी थी नेशनल असेंबली? तो ये बनी थी जून 1789 में। यानी कि ये जो तीसरे वाली चीज़ है, ये पहले हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये तो हमें दे ही रखा है यहाँ पे। ये तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन रहा है? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है ना, इसके हिसाब से। तो अब 1 3 2 4 यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा, तो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिया है। कई बार क्वेश्चन गलत छप जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी अब आगे समझिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपको एनालाइज करना है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस की एट द टाइम ऑफ लुई 16 accession टू द थ्रोन। तो आपको यहाँ पर कंडीशन बताने की फ्रांस की क्या थी जब लुई 16 एक राजा बना, ठीक है। तो आप सिंपल लिखेंगे कि फ्रांस जो था ना, उस समय फेस कर रहा था सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस को, ठीक है। जो फ्रांस है वो सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था। और जो कंट्री है ना, उस पर बर्डन था बहुत सारा डेट का, क्योंकि वॉर बहुत ज़्यादा लड़ी थी ना। और जो टैक्सेशन सिस्टम था ना, वो बहुत अनफेयर था। कॉमन पीपल से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, ठीक है। और रोयल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो है फ्रांस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप इसमें 2 पॉइंट भी बता सकते हैं।
ठीक है। जैसे एक आपने ये बता दिया, दूसरा आपने टैक्स के रिगार्डिंग बता दिया, ठीक है। आप और ऐड करना चाहे और भी ऐड कर सकते हैं, छोटा करना चाहे और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब जितने पॉइंट्स के हैं ना उतने पॉइंट्स लिख दो, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन है ना ओलंपिक गूंज के बारे में, तो उसके आपको वर्क के बारे में बताना है। देखो यही वो औरत थी जिसने महिलाओं को राइट देने की बात की गई थी, ठीक है। ओलंपिक गूंज अपोज द एक्सक्लूजन ऑफ वीमेन फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, क्योंकि पॉलिटिकल राइट औरतों को नहीं दिए गए थे, एक्सक्लूजन बाहर रखा गया था। शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन एंड वुमेन है, ठीक है, इस सिमिलर में लिखा है, एंड सिटीजन डिमांडिंग इक्वलिटी। इन्होंने औरतों की राइट की बात करी, ठीक है, समानता की बात करी, वोटिंग राइट की बात करी, और जो एजुकेशन मिले वीमेन को उसकी बात करी इन्होंने। फिर कह रहे तीन प्रोविजन बताइए अप्रैल 66 के अंदर तीन बातें कौन सी थी। ये कि युद्ध खत्म किया जाए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पेजेंट्स, मतलब किसानों को जमीन दे दी जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर टू सोवियत, जो पावर है वो सोवियत को मिल जाए। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ हिटलर। आपको क्रिटिकली बताना है, ठीक है, ये हिटलर जो है ना वो इतना कैसे बढ़ गया, मतलब पूरे की पूरी जर्मनी में इसका राज हो गया, ऐसे कैसे। देखो जो ट्रीटी थे ना वर्साई की, वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड थी, बहुत बुरी थी, और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, वीक वाइमर रिपब्लिक था। आप ये तीन चार पॉइंट लिख देना पॉइंट्स बना के, ठीक है। और हिटलर की जो पावरफुल स्पीच थी ना उसी की वजह से वो जो है क्या हो गया, राइस होता चला गया, उठता चला गया, ठीक है, मतलब उसकी पावर बढ़ती चली गई जर्मनी के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है नाजी के व्यू पॉइंट को। आप बताओ कि नाजी जो है ना वो बिलीव करते थे इन रेशियल सुपीरियरिटी को ऑफ आर्यंस। वो आर्यंस मतलब अपनी जाति को बहुत बड़ा मानते थे, सुपीरियर मानते थे, और वो अपोज करते थे डेमोक्रेसी का, प्रमोट करते थे नेशनलिज्म को, और डिक्टेटरशिप को फॉलो करते थे हिटलर के अंडर रहकर। देखिए अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये पैसेज है, पैसेज में पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। अब मैं बस इसके आंसर आपको यहाँ करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ बोला गया हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, अगर आपने पहले से लर्न किया तो आप आराम से लिख दोगे, लेकिन आपको बता दूं कि इसका आंसर इसके अंदर है नहीं, क्योंकि कुछ आंसर इसके अंदर होते हैं, कुछ आंसर इसके अंदर नहीं होते, हमें वो अपने आप लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ये कह रहे व्हाट पॉलिटिकल राइट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ग्रांट। तो ये हमें मिल गया था उसमें, तो राइट ओनली टू वेल्थी मैन, सिर्फ जो वेल्थी होंगे ना उन्हीं को वोट डालने का राइट मिला था। ये कह रहे हाउ डिड द रोल ऑफ वीमेन इंक्रीज ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी वॉर्स। औरतों का जो है ना इतना बड़ा रोल क्यों बनता चला गया, क्योंकि जो मेल थे वो तो युद्ध में चले गए, तो औरतों ने पूरे घर को फैक्ट्रीज वगैरह को संभाला ना, इसलिए रिवॉल्यूशनरी इफेक्ट पड़ा। तो वीमेन मैनेज हाउस होल्ड, अर्न लाइवलीहुड्स, एंड फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स टू डिमांड राइट, ठीक है। अब देखिए जो मैप वर्क है ना इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो एल्ड पावर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ था उसमें कौन से दो थे, तो आप जो मैप में बना हुआ उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। यहाँ लिख दिए गए हैं कि जो एक्सिस पावर है वो किनके पास थी, तो आपको मैप में यही वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एल्ड पावर, एक्सिस पावर, ठीक है, यही आपको मैप में भरने के लिए आएंगे, तो आप सारे याद कर लेना, ठीक है। फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए कि विच फोर्ट्रेस डिस्ट्रक्शंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन। तो जो फोर्ट है ना, फोर्ट वो कौन सा था, बास्टिले, जो प्रतीक माना गया फ्रांस के रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। ये कह रहे कौन सी ट्रीटी थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है। अब जियोग्राफी है, यहाँ पर इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बताओगे महेंद्रगिरी है, और कमेंट करके बताओ कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर ये कह रहा है कि आपको बताना है कि द एक्सटेंट ऑफ इंडिया
फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज, जो ईस्ट से वेस्ट तक है ना, तो इंडिया जो है कितना फैला हुआ है, तो आपको बता दूं 2933, ये आपकी बुक में ही बना हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में देखोगे ना, तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा का पूरा कितना फैलाव है आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि नॉर्थ से साउथ तक का कितना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो इसका आंसर है महानदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हेन इज द मॉनसून लाइकली टू अराइव इन इंडिया, इंडिया में जो मॉनसून है वो लाइकली कब आता है, तो आप बताएंगे अर्ली जून। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको मेन प्रोविजन बताना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के, तो आप बोलोगे ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ना, ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करती है, हेल्थ फैसिलिटीज की बात करती है, लेट मैरिज की बात करती है, और एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात करती है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी बना बना के लिख देना, मतलब अगर आपने हेडिंग लिख दी ना तो आप इसको आराम से बना के लिख सकते हैं। मतलब ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ना 2000, ये कहती है कि फैमिली प्लानिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, और ग्रोथ रेट जो है ना पॉपुलेशन का उसको रिड्यूस करना, और हेल्थ फैसिलिटीज मतलब मदर और जो बच्चा है ना उसको अच्छी फैसिलिटीज मिले, उसकी डिलीवरी सेफ हो, और लेट मैरिज का मतलब क्या है, एनकरेज करना मैरिज को, ठीक है, ताकि लेट मैरिज हो, मतलब मैरिज हो लेकिन वो लेट हो, ठीक है। जो मैं एज दे रखी है ना गवर्नमेंट ने मिनिमम एज, उसमें ही हो शादी, अर्ली जो है ना मैरिज ना हो। और एजुकेशन अवेयरनेस मतलब स्मॉल फैमिली को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इस प्रकार की एजुकेशन दी जाए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि इंडियन जो डेजर्ट है ना इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप बोलोगे वेरी लो रेनफॉल है, ठीक है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। इंडियन डेजर्ट है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, पानी की कमी रहती है। दूसरा, एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर में। तीसरा, यहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन है, मतलब यहाँ पे ना के बराबर जो है ना पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो बबूल वगैरह यहाँ पर उग जाता है, कैक्टस उग जाता है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फैक्टर बताने हैं जो कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट को इंडिया में, तो मतलब क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं वही आपको बताने हैं। तो एक लैटिट्यूड बता दो, एक एल्टीट्यूड बता दो, एक मॉनसून विंड बता दो, ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, है ना। तो लैटिट्यूड में आप लिख दोगे कि इंडिया का जो मोस्ट जो पार्ट है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, सो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना इस जनरली हॉट, इस यहाँ पे हॉट है और मानसून टाइप है। दूसरा, एल्टीट्यूड, यहाँ पे ना हाई माउंटेन है जैसे हिमालय ब्लॉक, और तो विंड जो है ना चाइना से, ये सेंट्रल जो एशिया है ना उससे जो आती है वो हमारी रक्षा हो जाती है पहाड़ की वजह से, तो हम एक्सट्रीम कोल्ड से बच जाते हैं। और जो मानसून विंड है तो इसकी वजह से बड़ा बेनिफिट होता है हमें, इसी की वजह से बारिश वगैरह आप आती है, ऐसे आप बना बना के लिख देना, ठीक है। फिर आपको बताना है कि एनालाइज करना क्लाइमेटिक फीचर्स के बारे में इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, क्लाइमेटिक फीचर, तो आप बोलोगे कि भारत का जो क्लाइमेटिक फीचर है पता है कैसा है, मॉनसून टाइप है, सीजनल वेरिएशन पाए जाते हैं यहाँ पे, और रीजनल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, ठीक है। तो इंडिया में जो मानसून टाइप है ना क्लाइमेट का, वो रेनफॉल मेनली डिपेंड्स मानसून पे डिपेंड करती है बारिश, और सीजनल वेरिएशन मतलब भारत के अंदर गर्मी भी दिखेगी आपको, बारिश का मौसम भी दिखेगा, सर्दी भी दिखेगी, और रिट्रीटिंग मानसून भी दिखेगा, वापस लौटता हुआ मानसून भी दिखेगा आपको। और भारत में ना क्लाइमेटिक फीचर में आप बता सकते हो कि यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी है, मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, इस तरीके से मतलब यहाँ पे आप अपने आप लिख सकते हैं। बस अगर आपको उसका मीनिंग पता लग जाए ना आप आराम से लिख सकते हैं, और कोई भी छोड़ना मत क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है गंगा रिवर सिस्टम की, तो आप बोलोगे गंगा रिवर सिस्टम की पता है क्या खास बात है, ये बहुत लार्ज रिवर सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी
जो है ना रिवर भी है ये, और यही सोर्स है, मतलब गंगा का जो जल है ना ये सोर्स है बहुत बड़ा। और ये कोर्स ये मतलब कहाँ से पैदा होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और फिर बहती हुई उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से आगे निकल जाती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सहायक नदियाँ आप बता दो ना, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी, ठीक है। और जो इसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है, मतलब इसको और बड़ा कर देती है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। और गंगा की वजह से बहुत बड़ी लैंड फर्टाइल है, और लार्ज डेल्टा फॉर्मेशन, बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में ना इंडिया के पास सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबंस डेल्टा, ये गंगा की वजह से ही बना हुआ है, ठीक है। अब आगे सुनो, और ये आपको याद है ना बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे ना और वाला क्वेश्चन है, यहाँ तो हम सारे कर रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम की आपको कैटेगरी बतानी है, इंडस रिवर सिस्टम की। आप बोलोगे कि इसका सोर्स या कोर्स क्या है, तो आप बोलोगे ये जो इंडियन रिवर सिस्टम है ना, ये मानसरोवर से, ठीक है, निकलती है, ठीक है, तिब्बत में। और उसके बाद फिर ये जो है ना, हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर की, तो ये इंडिया से फिर पाकिस्तान होते हुए फिर अरेबियन सी में चली जाती है। और ये लॉन्ग रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो साउथ एशिया में ये काफ़ी लंबी रिवर है, ठीक है। अब इंडिया से में तो बहुत कम ये निकलती है ना, निकल के पाकिस्तान चली जाती है, तो इस तरीके से। और ये इसका एरिड रीजन है, और ये जो माउंटेन के इलाके से फ्लो होते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज बता दो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है ना। जैसे आपको पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं है। जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, लेकिन मेरी ट्रिब्यूटरी से आप मेन में इसमें दो दो बातें की बात बता दो। और स्नोफेड रिवर है ये, ठीक है, क्योंकि ये ग्लेशियर है ना, तो ग्लेशियर से ही तो बन के आ रही है, तो इसलिए ये मतलब शुरू में बर्फ की तरह बहती है, फिर धीरे धीरे ये पानी में बदलती है। और ये इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम है। देखो नदियों के फायदे बहुत सारे होते हैं ना, आप उसमें इंडस को ऐड करते हुए नदियों के फायदे लिख देना, ठीक है। डैम में यूज़ होती है बनाने में, लोगों को वाटर प्रोवाइड करती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मैप वर्क तो मैं आपको अलग से बोल दिया था, मैंने वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी चिल्का जो लेके आपको बता दूं उड़ीसा में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और अनाई मुड़ी जो पीक है वो केरला में है, और जो सांबर लेक है वो राजस्थान में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपार्थड का क्या मतलब होता है। अपार्थड मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर भेदभाव। देखो ये असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले चेक किया करो दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हैं। ये कह रहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीजन को राइट देता है कि हम जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें, सच बात तो लिखी है। ये कह रहा इलेक्शन जो होते हैं ना इंडिया में वो फ्री एंड फेयर होते हैं, दोनों बातें ठीक लिखी हैं। पर ये जो है ना रीजन, इसका थोड़ी है, दोनों बातें ठीक है लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं, ट्रू है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी हो गया। फिर अभी मैचिंग है, तो मैचिंग में टोटल मेंबर लोकसभा के कितने हैं, 543 हैं। ये कह रहा है एससी के लिए कितनी सीट है, 84 है। एसटी के लिए कितनी सीट है, 47 है, रिजर्व जो है। और दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें कितनी सीट है, 70 है। तो देखो यहाँ पर ऊपर वाले तो सेम सेम है, इनमें क्रॉस हो गया। तो आप बी का तीसरा देखो किसमें लिखा है, देखो बी का तीसरा इसमें लिखा है, लेकिन इन्होंने क्या करा, ए का चौथा कर दिया, क्योंकि ए का एक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक है ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो आप अटैम्प्ट करके आ जाना, इसका आंसर आप सही लिख देना कि इसका फर्स्ट का फर्स्ट है। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस में गलत हो गया, पेपर में गलत हो गया, तो देखो अगर आपने अटैम्प्ट किया ना तो आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मिसप्रिंटिंग कर दी होगी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है करेक्ट मैच बताइए। तो साउथ अफ्रीका जो है ना वो नेल्सन मंडेला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। और 23 में बोला है कि लोकसभा जो होती है उसे अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो ये दोनों बातें गलत है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। क्योंकि देखो लोकसभा को ना लोअर हाउस कहते हैं, इन्होंने उल्टा लिख दिया, तो इसलिए हम डी पर टिक कर देंगे, दोनों इनकरेक्ट है। ये कह रहा है आपको इन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है जो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, और बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। ये कह रहा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होती है, बिल्कुल ठीक।
ये कह रहा है रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये भी ठीक है। ये कह रहा है मेजर जो डिसीजन होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसलिए तीनों आंसर ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर है। पहला, वाई आर राइट्स नीडेड इन अ डेमोक्रेसी। आप खुद बताइए कि राइट्स क्यों चाहिए सब लोगों को लोकतंत्र में, ताकि फ्रीडम की प्रोटेक्शन हो सके और सभी को डिग्निटी मिल सके, इक्वलिटी मिल सके, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि राइट की क्या जरूरत है, तो आप बोलोगे राइट जो होते हैं ना वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम को जो सिटीजन की होती है, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं गवर्नमेंट को कि कोई भी मिस यूज ना कर पाए पावर को, ठीक है। और राइट जो है वो सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं, कानून सबके लिए बराबर हो, ठीक है। और जो पीपल होते हैं ना वो डिग्निटी से सम्मान के साथ रह सके, इसलिए राइट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी देश के अंदर, डेमोक्रेसी जहां पर है। फिर ये कह रहे हैं आपको मेंशन करना है, फीचर्स बतानी है ऑफ योर फेवरेट फंडामेंटल राइट्स। आप अपने फेवरेट किसी भी फंडामेंटल राइट की फीचर बता सकते हैं, किसी भी। देखो आपको पता है ना 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, तो आप किसी भी की भी फीचर बता सकते हैं। तो जैसे आप बता सकते हो फ्रीडम को लेकर, भाई फ्रीडम जो है ना वो सबको स्पीच बोलने की, एक्सप्रेशन अपने विचार प्रकट करने की पूरी आज़ादी देती है ना। और फ्रीडम से ही लोग इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, और फ्रीडम की वजह से ही लोग जो है वो बहुत सी जो एक्टिविटीज होती है ना डेमोक्रेसी में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है ना इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन क्यों जरूरी है। आप बोलोगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे ना तो इससे क्या होगा, हम अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाएंगे, ठीक है। देखो ये हेडिंग हेडिंग याद कर लेना, अगर आपसे पूरा नहीं हो पा रहा ना हेडिंग हेडिंग कर लेना, ठीक है। समझ में आ रही। ये कह रहा है कि किसी देश के अंदर बिना किसी भेदभाव के अगर इलेक्शन होंगे ना तो वो डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है। तो बोलोगे लोग अपनी मर्जी से चुन पाएंगे, कोई किसी पर दबाव नहीं डालेगा। अगर किसी गवर्नमेंट को बदलना है तो लोग गवर्नमेंट को बदल पाएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। ये कह रहा है आपको पावर बतानी है प्राइम मिनिस्टर की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है। ये कह रहा है ये हेड होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। आप हेडिंग हेडिंग कर लेना, बाकी पूरा करोगे और अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो सच में रियली में एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी भी कंट्री का, और पूरी गवर्नमेंट को लीड करता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो काउंसिल है ना, जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल बनेगी वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से बन पाती है, क्योंकि वही तो तय करेगा कि कौन जो हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन रेलवे मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। और यही है जो चेयरपर्सन होता है कैबिनेट मीटिंग का भी, ठीक है। यही है जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम करता है। यही है जो लीडरशिप करता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल लाइन लिखी गई है, आप आराम से करोगे तो देखोगे आपको कि हाँ समझ में आ रहा है। देखो प्राइम मिनिस्टर ये है जो लिंक कर देता है, ये जो हमने हेडिंग डाली इसी को दोबारा से एक लाइन में और अच्छे से लिख दिया, ठीक है, ताकि बच्चे आराम से कर पाए। फिर ये कह रहे जुडिशरी, आपको बताना है पावर ऑफ जुडिशरी बतानी है। हमारे देश की जो जुडिशरी है उसकी क्या पावर है। देखो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस, जो हमारी जो जुडिशरी है वही तो करती है इंटरप्रेट जितने भी लॉज होते हैं, है ना। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाए जाते हैं उनको व्याख्या करते नहीं करती, उनके मीनिंग को बताते नहीं बताती। तो ये आप हेडिंग याद कर लो, अपना बना बना के आगे लिख देना। यही करती जुडिशियल रिव्यू, मतलब संसद ने कोई कानून पास कर दिया और अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये गलत है तो उस पर दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, उसे रोक भी सकती है, ठीक है। जैसे आप कमेंट करके बताओ कि अभी हाल ही में कौन से कानून पर रिव्यू दिया गया था जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट की रक्षा करती है। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती है, ये पनिश भी कर सकते हैं डिस्प्यूट, या कोई हो जाता है सेटलमेंट भी करती है उसको, सेंट्रल या स्टेट के बीच में कुछ बात हो जाए उसको सॉल्व करती है, ठीक है। मतलब किस चीज़ की डिस्प्यूट का सेटलमेंट करती है ये, तो इंडिविजुअल्स में हो जाए, स्टेट में हो जाए, या सेंट्रल या स्टेट में हो जाए, ठीक है, पनिश भी दे सकती है।
देखिए उसके बाद ये पैसेज है, मैं ये पैसेज नहीं पढ़ूंगा, इसके सीधा क्वेश्चन वगैरह करा दूंगा। ठीक है, बहुत इजी रहते हैं पैसेज, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक आधा जो क्वेश्चन है ना इसमें से नहीं होता, अगर अपने चैप्टर्स पढ़े तो आप कर पाएंगे, ठीक है ना, बाकी अब कर लेंगे। ठीक है, पैसेज मत छोड़ना। देखिए पहला है, व्हाट डज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन। आप बोलोगे जो पॉलिटिकल लीडर्स होता है ना, जो सारे बड़े डिसीजन लेता है वो। ये कह रहा है कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। आप बोलोगे प्रेसिडेंट करता है। ये कह रहा है आपको डिस्क्राइब बताना है द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसका प्रोसेस बताओ। देखो ये सारा पैसेज में मिल जाएगा। देखो जो प्रेसिडेंट होता है ना, जो भी मेजोरिटी की पार्टी होगी उसके लीडर को, या जो कोalition गवर्नमेंट बनी है ना, वो जिसको भेज रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, उसी को ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देगा। प्रेसिडेंट किसी को भी ना अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। अब इकोनॉमिक्स पर आ जाओ। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्स बफर स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। बताओ फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे देश के अंदर किसके द्वारा बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है FCI के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर ये नेक्स्ट कह रहे हैं इन विच ईयर वाज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। ठीक है, तो ये किस साल पास हुई थी। ये 2005 में हुई थी। ठीक है, और 2005 में इसका नाम नरेगा था, 2008 में इसका नाम जो है ना मगन रेखा रख दिया गया, यानी कि ये रख दिया गया, और 2026 में अभी इसका नाम जो है जी राम जी हो गया। ठीक है, फिर ये एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले चेक करेंगे दोनों ट्रू है या फॉल्स है। ये कह रहे पॉवर्टी डाटा इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ये कह रहा है द वर्ल्ड बैंक डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन बेस एज पर कैपिटल डेली एक्सपेंडिचर। ये भी ट्रू लिखा है, लेकिन ये वाली बात ऊपर वाले के लिए नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है, ट्रू है लेकिन। तो बी आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि जो पॉवर्टी डाटा है ना इंडिया में किसके द्वारा कलेक्ट होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये NSSO। ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए एक बात और बताऊं, 9th क्लास में जब हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, करेक्शन कर लेना। ठीक है, फिर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जो हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में ये जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा है ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। ये 1960 के डिकेड में आया था। ठीक है, और ये वाइट रेवोल्यूशन दूध के प्रोडक्शन से है, ब्लू मतलब होता है फिश का प्रोडक्शन बढ़ाना, और ग्रीन तो बता दिया कि जो व्हीट है जो राइस है, ठीक है, जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शंस को बढ़ाना। ठीक है, और पिंक तो कुछ है नहीं। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि पिंक कौन सा रिवोल्यूशन था। ये कह रहे विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बताओ भारत में गरीबी का इनमें से कौन सा कारण नहीं है। ये कह रहे जब इंडिया की ग्रोथ लार्ज स्केल में हो इंडस्ट्रीज की, तो ये थोड़ी होता गरीबी का कारण, ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब इसने ये पूछा था कौन सा कारण नहीं है, तो बी आंसर हो गया। और देखो ये कह रहा है अगर किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है और यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ये कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे रीजन जो है ना गरीबी के कारण है। तो इससे मतलब कौन सा गरीबी के कारण नहीं है। ठीक है, बी आंसर होगा। फिर ये कह रहा है आपको ओड बताना है, इनमें से क्या ओड है। तो आप बताओगे कि भाई ये तीनों तो प्राइमरी में आते हैं और ये आता है टर्शरी में, इनके थर्ड में, तो बैंकिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको ना तीनों सेक्टर पता होने चाहिए इकोनॉमी के कौन कौन से होते हैं। कमेंट करके बताना कौन कौन से होते हैं अगर आप बताना चाहो तो। ये कह रहे हैं दो में से बताओ जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट पैदा कर दो, दूसरा एजुकेशन और स्किल दे दो। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज दोगे, तो इससे क्या होगा, देश में बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी भी दूर होगी, और लोगों को एजुकेशन दोगे स्किल दोगे तब भी गरीबी दूर हो जाएगी। ये कह रहे रिव्यू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फूड सिक्योरिटी। आपको बताना है ये जो फूड सिक्योरिटी है ना, इसके लिए इंडिया ने क्या करा है। इंडिया ने PDS बनाए हैं, और PDS में क्या करा, राशन की दुकानें खोली हैं और बिल्कुल कम प्राइस पे
जो पुअर पीपल है उनको वीट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, राइस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बफर स्टॉक सिस्टम बनाया है ताकि अगर कहीं पर फ्लड आ जाए, मतलब बाढ़ आ जाए, ड्रोट सूखा पड़ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे फूड को अवेलेबल करवाया जा सके, शॉर्टेज ना हो। तीसरा, सरकार ने एमएसपी ओपन किया। देखो ये जो पीडीएस है, ये बफर स्टॉक है, इन पर अलग से भी क्वेश्चन आ रहे थे तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। बफर स्टॉक सरकार क्यों बनाती है, ये इसी का आंसर है। तो क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, ठीक है, और आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता है क्या होता है, ये फार्मर्स को दिया जाता है कि आप कोई क्रॉप को ग्रो कीजिए, हम आपसे इस रेट पे लेंगे। तो किसान को इससे भरोसा हो जाता है कि अब इसकी फसल जो है ना, इससे कम रेट पे जो है नहीं बिकेगी, उससे ज़्यादा रेट ही मिलेगा, इससे किसान की हालत अच्छी होने लग जाती है। ये कह रहा है आपको बताना है कि ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। देखो बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ये शहरों में पाई जाती है, और जो उन्होंने एजुकेशन गाइड करी उसके अकॉर्डिंग उन्हें नौकरी नहीं। तो आप भी बताओ कि ये जो अनएजुकेटेड लोगों के अलावा जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है ना, उनको नौकरी कैसे मिलेगी। तो उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन दे के उनको बोलो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का काम खोल लो, स्टार्टअप बना लो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप खोलो, बिजनेस में आ जाओ, और करियर गाइडेंस के द्वारा, ठीक है। अगर इन्हें गाइडेंस नहीं मिल जाए ना तब भी आगे निकल सकते हैं। और जो सर्विस सेक्टर है ना, उसको ज़्यादा बढ़ाकर, देखिए बी में बोला गया कि आपको अल्टरनेटिव एक्शंस प्लान बताने हैं ताकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। सीजन जो गांव में पाई जाती है, तो आप बताओ जो लोग साल के कुछ महीनों में काम करते हैं, उनकी गरीबी को कैसे दूर कर सकते हो, या उनके बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हो। आप बोलोगे उनके लिए मल्टीपल क्रॉपिंग का वो काम करें, एक फसल जो है ना साल में ना होगा, एक से ज़्यादा होगा, ताकि पूरे साल बिजी रहें। और इसके अलावा वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करें, रूरल इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएं, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग उन्हें मिले। गवर्नमेंट प्रोग्राम बहुत सारे लागू कर सकती हैं। अब यहाँ पे जो रूरल इंडस्ट्रीज है ना, तो आप इसमें लिख सकते हो वो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री खोल सकते हैं, और यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन में आप पानी की फैसिलिटी अच्छी करवा सकते हैं। और स्किल ट्रेनिंग में जैसे उन्हें दूध का काम सिखा दो, पोल्ट्री का काम सिखा दो, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का काम सिखा दो, कि जो खाली बैठे वो काम करते रहें और कुछ ना कुछ पैसा कमाते चले जाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट हैपन टू फूड प्राइसेस इन एरिया अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलमिटीज। आप खुद बताइए कि क्या होगा फूड प्राइसेस पर अगर कोई नेचुरल कैलमिटीज आ रहे थे, भूकंप बाढ़ वगैरह आ जाता है तो क्या होगा। तो बोलोगे फूड प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कहीं बाढ़ भूकंप आ जाएगी तो वहाँ पर चीज़ों के रेट बढ़ने लग जाएंगे। ये 38 केस बेस्ड है। देखो यहाँ पर ना, ये क्वेश्चन है ना, ये पैसेज है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू फूड प्राइसेस इन एरिया अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलमिटीज। तो ये कह रहा है अगर नेचुरल कैलमिटीज आ जाती है तो फूड प्राइसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप बोलोगे फूड प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हो गया। ये कह रहा है व्हाट इज फेमाइन करेक्टरिस्टिक बाय। ये कह रहा है ये जो अकाल पड़ जाता है ना, इसकी क्या विशेषता है। तो आप बोलोगे इसमें भरपूर मात्रा में लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा भूखे रह जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं ये जो नेचुरल कैलमिटीज है ना, जैसे ड्रोट आ गया, तो इससे फेमाइन क्यों हो जाता है, मतलब क्यों अकाल पड़ जाता है। भाई आप खुद सोचिए, नेचुरल कैलमिटीज जैसे अब सूखा आ गया तो क्या होगा, फसल सारी जो है वो सूख जाएगी, तो फसल का जो है सूखने के से कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो लोग अब उसे खरीद नहीं पाएंगे, तो जिसके से वो भूखे रहने लग जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, फिर माइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पैसेज में मिल जाएगा आराम से। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बाकी आपके लिए